स्टॉक मार्केट डाउन है तो और ज्यादा इन्वेस्ट करो, आगे बड़ा रिटर्न मिलेगा। यही तो मौका है डिस्काउंट में इन्वेस्ट करने का। ऐसा कह रहे हैं डिजिटल मीडिया के कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। सुनने में ये एक सही फाइनेंशियल ज्ञान लग सकता है, लेकिन ऐसे वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस से एक असहज सवाल खड़ा होता है। क्या उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है फाइनेंशियल एसेट को प्रमोट करने का? क्या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की रेगुलेटरी या एथिकल बाउंड्री तो नहीं क्रॉस हो रही है? क्यों वो देश के आम लोगों का मजाक उड़ाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्लो डाउन में इन्वेस्ट करना? और फाइनेंस के ये डिजिटल चेहरे ये क्यों भूल रहे हैं कि आज का स्टॉक मार्केट करेक्शन कोई रूटीन मार्केट करेक्शन नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज के ही साथ साथ ये ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट की शुरुआत भी मानी जा रही है, जहां दुनिया भर की सरकारें भी सेफ हेवन एसेट के तौर पर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन उनका क्या? कल को आपके पैसे डूब गए तो उन्हें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रमोट करने का स्पॉन्सरशिप मिल ही गया। वो नया कंटेंट बना देंगे कि मार्केट पल्स को समझने में गलती हो गई। उनके लिए तो सिर्फ मार्केट को समझने की एक गलती, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आपको खुद डिसाइड करनी चाहिए, सारे ही मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट और अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझते हुए। मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल है, स्टॉक मार्केट गिरा है तो क्या अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को डबल डाउन कर दें? इसका जवाब आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद को देना है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के डिजिटल ज्ञान, एक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट, इंडियन इकोनॉमी में घटते कंजम्पशन और कॉर्पोरेट प्रॉफिट, गोल्ड सिल्वर के डिमांड डायनामिक्स के बीच आपकी असली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। जब आप सुनते हैं मार्केट गिरा है, मौका है, तो किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट से पहले उस मौके की हकीकत को पहले इवैल्यूएट कर लें। मान लीजिए एक 42 साल का व्यक्ति है, नाम रख लेते हैं गौतम। गौतम की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है, 2 बच्चे हैं, होम लोन चल रहा है, पेरेंट्स की मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर है। पिछले 5 वर्षों में उसने डिसिप्लिन के साथ म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की। फिर स्टॉक मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। 25 लाख का पोर्टफोलियो कुछ ही समय में 20 लाख का दिखने लगता है। गौतम घबरा जाता है, वो यूट्यूब खोलता है। पहला इन्फ्लुएंसर कहता है मार्केट करेक्शन वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा मौका होता है। दूसरा कहता है हिस्ट्री में हर क्रैश के बाद मार्केट ऊपर गया है। तीसरा कहता है जो डर गया वो वेल्थ नहीं बना सकता। चौथा एडवाइजर कहता है आपकी एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभी डबल करनी चाहिए। गौतम सोचता है शायद यही समय है। वो इमरजेंसी फंड का कुछ हिस्सा लगा देता है, फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ देता है, पत्नी के नाम रखी सेविंग्स भी मार्केट में डाल देता है। कुछ महीने बाद मार्केट और गिरता है। इसी बीच कंपनी ले ऑफ्स अनाउंस करती है। अब गौतम के पास पोर्टफोलियो है लेकिन लिक्विडिटी नहीं, एसेट्स हैं लेकिन सर्टेनिटी नहीं, और जिस इन्फ्लुएंसर ने उसे एग्रेसिवली बाई करने को कहा था वो अगला वीडियो अपलोड कर चुका है। वाई दिस क्रैश इज डिफरेंट, 5 मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स मस्ट अवॉइड। उसका कंटेंट बदल गया, उसका स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसकी इनकम जारी है। लेकिन गौतम की जिंदगी में कंटेंट रीसेट की तरह फाइनेंशियल रीसेट नहीं होता, उसकी ईएमआई रीसेट नहीं होती, उसके बच्चों की स्कूल फी रीसेट नहीं होती, उसकी नौकरी का रिस्क रीसेट नहीं होता। यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। मेरा ये वीडियो स्टॉक मार्केट के खिलाफ नहीं है, ये गोल्ड वर्शिप का वीडियो भी नहीं है, और ये भविष्यवाणी भी नहीं है कि दुनिया निश्चित रूप से किसी एक दिन कोलैप्स होने वाली है।
आज का प्रश्न इससे अधिक गंभीर है। जब एडवाइजर कहता है कि मार्केट गिरने पर और खरीदो, तो क्या वो आपकी परिस्थिति देख रहा है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेल्स लॉजिक दोहरा रहा है? और दूसरा प्रश्न, क्या ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट एक एविडेंस बैक्ड सिनेरियो है, एक पॉसिबल रिस्क सिनेरियो है, या सोशल मीडिया का नया फियर प्रोडक्ट? बाई द डिप स्ट्रैटेजी गलत नहीं, लेकिन अधूरा लॉजिक है इन्वेस्टमेंट की दुनिया का। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझते हैं। मार्केट गिरने पर निवेश करना अपने आप में गलत स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर 10 से 15 साल का होराइजन रखता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, स्टेबल इनकम रखता है, इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखता है, लीवरेज नहीं ले रहा और टेम्पररी डाउनटर्न सह सकता है, तो फॉलिंग मार्केट में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छे से सुधार सकता है। लेकिन यही एडवाइस सभी लोगों पर लागू नहीं होती, क्योंकि प्राइस गिरना और वैल्यू सस्ती होना एक ही बात नहीं है। एक स्टॉक 30% गिरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो अंडर वैल्यूड है। वो पहले 100% ओवर वैल्यूड हो सकता था। किसी इंडेक्स का करेक्शन हुआ, लेकिन उसमें शामिल बिजनेसेस की अर्निंग भी गिर सकती है। किसी सेक्टर का वैल्यूएशन नीचे आया तो उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चरली कमजोर भी हो सकता है। इसलिए केवल यह कहना कि मार्केट नीचे है इसलिए खरीदो, यह वैसा ही है जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर कहे कि रेट अपने पीक से 10% नीचे है इसलिए बार्गेन है। इन्वेस्टमेंट में सही सवाल है, प्राइस किस वैल्यूएशन से नीचे आया, अर्निंग्स का आउटलुक क्या है, डेट कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, आपकी होल्डिंग पीरियड क्या है, आपको पैसा कब चाहिए, आपका लॉस बियरिंग कैपेसिटी कितना है। बाय द डिप एक स्ट्रैटेजी नहीं है, यह पूरे स्ट्रैटेजी का एक छोटा हिस्सा है। एडवाइजर और इन्फ्लुएंसर एक ही चीज नहीं है, यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। हर फाइनेंशियल एडवाइजर इन्फ्लुएंसर नहीं होता, हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एडवाइजर नहीं होता, और हर व्यक्ति जो कैमरा पर कॉन्फिडेंटली बोलता है वो आपके लिए फिड्यूशियरी या जिम्मेदार नहीं होता। सेबी के अनुसार रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्लाइंट की एज, इनकम लायबिलिटीज, गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट और लॉस बियरिंग कैपेसिटी समझनी होती है। एडवाइस क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार होनी चाहिए। रजिस्टर्ड एडवाइजर को कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्क्लोज करने होते हैं और जिस प्रोडक्ट पर एडवाइस दी जा रही हो उसके इशूअर से कंपेंसेशन लेने पर रेस्ट्रिक्शन है। इसके विपरीत एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर आपको पर्सनली नहीं जानता, उसे नहीं पता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं, आपके ऊपर कितना लोन है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, आपको 3 साल में बेटी की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या नहीं, आप 40% फर्दर प्राइस करेक्शन मेंटली सह सकते हैं या नहीं। लेकिन उसका वीडियो टाइटल हो सकता है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। अब वो पब्लिक कंटेंट एजुकेशन दे सकता है, मार्केट कॉन्टेक्स्ट दे सकता है, लेकिन पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। सेबी भी इन्वेस्टर्स को अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स, एश्योर्ड रिटर्न्स, अनसुटेबल हाई रिस्क प्रोडक्ट्स और लॉस रिकवरी के प्रोमिसेस से सावधान करता है। इसलिए पहला फिल्टर यह होना चाहिए कि जो व्यक्ति सलाह दे रहा है क्या वो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्वीकार कर रहा है। अगर नहीं तो उसकी बात इंफॉर्मेशन ही है, उसका व्यू पॉइंट है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन या एडवाइस नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट केवल कमीशन खाने वाला दलाल नहीं होता। हम आम तौर पर वेस्टेड इंटरेस्ट को बहुत संकीर्ण तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट तभी है जब एडवाइजर को म्यूचुअल फंड कंपनी से कमीशन मिल रही हो, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट के कई नए रूप हो चुके हैं। ब्रोकर स्पॉन्सरशिप, ट्रेडिंग एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप, एफिलिएट लिंक, कोर्स सेल्स, पेड कम्युनिटी, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट प्रमोशन, व्यूज और एंगेजमेंट। फियर बेस्ड कंटेंट, बुलिश कंटेंट दोनों मोनेटाइज हो सकते हैं। बुल मार्केट में टाइटल होगा
इंडियाज नेक्स्ट मल्टी बैगर सेक्टर। क्रैश में टाइटल होगा जनरेशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर क्रैश लंबा चला तो व्हाई कैश इज किंग। इन्फ्लुएंसर का बिजनेस अक्सर प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी पर नहीं, अटेंशन की कंटिन्यूटी पर चलता है। वो गलत भी हो जाए तो नया नैरेटिव बना सकता है, इन्वेस्टर गलत हो जाए तो कैपिटल खोता है। यही एसिमेट्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है। इन्फ्लुएंसर का डाउनसाइड क्या है? बस कुछ निगेटिव कमेंट्स। लेकिन इन्वेस्टर का डाउनसाइड है रिटायरमेंट का डिले हो जाना, डेट स्ट्रेस, इमरजेंसी फंड लॉस या फोर्स्ड सेलिंग। इसलिए किसी भी एडवाइस से पहले 3 सवाल पूछिए। यह व्यक्ति कैसे कमाता है? क्या जिस प्रोडक्ट की यह प्रशंसा कर रहा है उसी इकोसिस्टम से उसे पेमेंट मिलता है? उसकी एडवाइस गलत होने पर उसका फाइनेंशियल नुकसान क्या है? और अगर तीसरे प्रश्न का उत्तर है लगभग कुछ नहीं, तो उसकी सर्टेनिटी को डिस्काउंट कर दीजिए। हिस्ट्री कहती है मार्केट रिकवर करता है, लेकिन इन्वेस्टर हमेशा नहीं करता। फाइनेंशियल इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर चार्ट है लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट चार्ट। चार्ट नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखता है, मैसेज दिया जाता है, देखिए हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ है। यह ब्रॉडली सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में 4 हिडन एजम्पशंस हैं। एजम्पशन नंबर 1, इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड था। अगर आपने ब्रॉड इंडेक्स खरीदा तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल स्टॉक से अधिक है। लेकिन अगर आपने स्पेकुलेटिव स्मॉल कैप्स, लिवरेज्ड बिजनेसेस या थीमेटिक फंड्स खरीदे तो इंडेक्स रिकवर होने का अर्थ आपके पोर्टफोलियो का रिकवर होना नहीं है। एजम्पशन नंबर 2, इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग नहीं की। लॉन्ग टर्म रिटर्न चार्ट उस इन्वेस्टर का रिटर्न नहीं दिखाता जो 40% मार्केट गिरावट पर बेचकर चला गया। एजम्पशन नंबर 3, उसे बीच में पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। मार्केट रिकवरी 10 साल के बाद हुई, लेकिन इन्वेस्टर को 2 साल में, 4 साल में घर, एजुकेशन या मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए था, जो उसके लिए लॉन्ग टर्म अवेलेबल नहीं था। एजम्पशन नंबर 4, वो गलत मार्केट या गलत एरा में नहीं था। जापान का निक्की 225 दिसंबर 1989 के पिक के बाद नॉमिनल टर्म्स में अपने पुराने हाई को वापस पार करने में 3 दशक से अधिक का वक्त लगा गया। इस दौरान कई ग्लोबल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसका सबक यह नहीं है कि इक्विटीज खराब है। लेसन यह है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है। यह कहना तभी मीनिंगफुल है जब हम बताएं कि कौन सा मार्केट किस करेंसी में, किस वैल्यूएशन में, कितने समय में और डिविडेंड्स के साथ या बिना किसी पीरियोडिक रिटर्न के। हर जनरेशन के पास 30-35 साल वेट करने की कैपेसिटी नहीं होती। अब एक और जरूरी सवाल, अगर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर टाइमिंग नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स कर लेंगे? नहीं। एक्टिव एक्सपर्ट्स हमेशा सही नहीं होते। कुछ हो सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मार्केट में आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस के एसपीवा स्कोर कार्ड एक्टिव फंड्स की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करता है। इसकी 2025 इंडिया रिपोर्ट ने भी एक्टिव मैनेजर्स के मिक्स्ड रिजल्ट दिखाए। इसका मतलब यह हुआ प्रोफेशनल मैनेजमेंट अपने आप बेंचमार्क को आउट परफॉर्मेंस करने की गारंटी नहीं है। यूएस में 2025 के दौरान मापे गए एक्टिव लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में 79% ने S&P 500 को अंडर परफॉर्म किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि पैसिव इन्वेस्टमेंट हमेशा सही है। इसका अर्थ है मार्केट प्रेडिक्शन और स्टॉक सिलेक्शन को जितना आसान सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, रियलिटी उतनी आसान नहीं है। अगर हाईली ट्रेंड मैनेजर्स, टीम्स, डेटा टर्मिनल्स और रिसर्च बजट्स के बावजूद कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर पाते तो 60 सेकंड के रील में सर्टेनिटी बेचने वाला व्यक्ति से आपको सावधान रहना चाहिए। आज कई लोग पूछ रहे हैं क्या यह ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट है? आते हैं सबसे बड़े डर पे आज का, ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट। इस फ्रेज का कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निकल डिफिनीशन नहीं है। अलग अलग लोग इससे अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं।
यूएस डॉलर डोमिनेंस में कमी, सोवरेन डेट क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन और करेंसी डिबेसमेंट, बैंकिंग स्ट्रेस, एसेट प्राइस कोलैप्स, न्यू मॉनेटरी सिस्टम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट, जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, डीग्लोबलाइजेशन, इनमें से कई रिस्क वास्तविक हैं। आज दुनिया भर की सरकारों का डेट बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हैं, ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, सैंक्शंस ने रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन की डिबेट बढ़ाई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसर्च ने पाया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कुछ इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए। फाइनेंशियल सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी इसी डाइवर्सिफिकेशन से जुड़े रहे। लेकिन ये एविडेंस इस कंक्लूजन को ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि इक्विटीज मार्केट खत्म होने वाली है या केवल गोल्ड और सिल्वर ही सुरक्षित है। फाइनेंशियल सिस्टम्स अक्सर बाइनरी तरीके से रीसेट नहीं होते, वे धीरे धीरे बदलते हैं। करेंसी शेयर्स बदलते हैं, इंटरेस्ट रेट रेजिम्स बदलते हैं, कैपिटल कंट्रोल्स आ सकते हैं, इन्फ्लेशन वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कुछ असेट क्लासेज कमजोर और कुछ मजबूत हो सकती है। इसलिए ग्लोबल रीसेट को सर्टेनिटी की तरफ पेश करना उतना ही खतरनाक है जितना यह कहना कि यह स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है। लेकिन समस्या आज यह है कि फाइनेंशियल एडवाइस के नाम पर एक व्यक्ति ऑप्टिमिज्म बेच रहा है, दूसरा एपोकैलिप्स डर, दोनों अपने अपने लेवल पर सर्टेनिटी बेच रहे हैं और अनसर्टेनिटी के समय सर्टेनिटी सबसे बिकाऊ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन जाती है। क्या गोल्ड सचमुच सेफ असेट है? गोल्ड का केस बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गोल्ड किसी कंपनी की लायबिलिटी नहीं है। फिजिकल गोल्ड में इशूअर डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता, यह ग्लोबल लिक्विडिटी रखता है। करेंसी डिस्ट्रस्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन और हाई इन्फ्लेशन के दौर में डिमांड बढ़ सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 1971 के बाद डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने करीब 8% का एनुअलाइज्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया, जो बॉन्ड्स से अधिक और इक्विटीज के कंपैरेबल रहा। भारत के संदर्भ में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एनालिसिस ने हाई इन्फ्लेशन वाले पीरियड्स में गोल्ड के मजबूत हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगभग 7.5% से 15% एलोकेशन के साथ लोअर ड्रॉडाउन्स तथा बेहतर रिटर्न एडजस्टेड आउटकम्स दिखाए। लेकिन यहां भी कॉशन जरूरी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड की इंडस्ट्री बॉडी है, उसकी रिसर्च यूजफुल है, लेकिन उसका इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट गोल्ड के केस को बेस्ट केस बनाकर प्रेजेंट करना है। इसलिए इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। 2026 की आईएमएफ नोट ने गोल्ड के बारे में अधिक न्यूआंस्ड निष्कर्ष दिया। गोल्ड में क्रेडिट रिस्क नहीं है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसका हेज और सेफ हेवन बिहेवियर रेजिम डिपेंडेंट है। एक्सट्रीम इक्विटी स्ट्रेस में गोल्ड हर बार रिलायबली पॉजिटिव रिटर्न नहीं देता। गोल्ड वॉलेटाइल है और इनकम प्रोड्यूस नहीं करता। आईएमएफ एनालिसिस में गोल्ड की एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड से काफी अधिक पाई गई। यानी गोल्ड आपके लिए इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन गारंटेड प्रॉफिट नहीं है। गोल्ड आपका पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट पोर्टफोलियो नहीं। गोल्ड आपका करेंसी रिस्क हेज हो सकता है, लेकिन मंथली कैश फ्लो असेट नहीं। अगर आपने इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट इनकम और ग्रोथ असेट सब कुछ गोल्ड में डाल दिया, तो आपने एक रिस्क से बचने के लिए दूसरा कंसंट्रेशन रिस्क पैदा कर लिया। इसी तरह से सिल्वर को सेफ कहना और भी सावधानी मांगता है। गोल्ड और सिल्वर को अक्सर एक साथ बोला जाता है, हार्ड असेट्स, लेकिन दोनों का इकोनॉमिक बिहेवियर समान नहीं है। सिल्वर प्रेशियस मेटल भी है और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी। उसकी डिमांड सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, पावर ग्रिड्स और एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। 2024 में सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड 680.5 मिलियन आउंसेज रही। इसका लाभ यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिल्वर डिमांड को काफी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन यही उसकी वीकनेस भी है। किसी ग्लोबल स्लोडाउन में
इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो सकती है। सिल्वर मार्केट गोल्ड से छोटा है, इसलिए प्राइस मूव्स अधिक वॉलेटाइल हो सकते हैं। 2025 में सिल्वर प्राइसेस ने एक बहुत बड़ी रैली की, लेकिन अर्ली 2026 में रिकॉर्ड लेवल के बाद शार्प फॉल आया। LBMA लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के अनुसार Q2 2026 में सिल्वर लगभग 1.5% गिरा और जनवरी हाई से 50% से अधिक नीचे गया। यह सेफ असेट का सामान्य हाउसहोल्ड अर्थ नहीं है। अगर कोई असेट कुछ महीनों में 20 से 50% मूव कर सकता है तो वह हेज हो सकता है, टैक्टिकल एलोकेशन हो सकता है, स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन आपका इमरजेंसी फंड नहीं। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने भी फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट लेकिन अत्यधिक वॉलेटाइल बताया है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर को एक ही रिस्क बकेट में डालना गलती है। गोल्ड डिफेंसिव एलोकेशन हो सकता है, सिल्वर एक्स्ट्रा हायर बीटा प्रेसियस मेटल एक्सपोजर है। स्टॉक मार्केट भी कोई एक सिंगल असेट नहीं है। जिस तरह गोल्ड और सिल्वर अलग हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक सिंगल होमोजेनस असेट नहीं है। लार्ज कैप प्रॉफिटेबल कंपनीज, हाईली लेवरेज्ड स्मॉल कैप्स, बैंक्स, टेक्नोलॉजी, FMCG, फार्मास्यूटिकल्स, यूटिलिटीज, एक्सपोर्टर्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनीज, इन सब का रिस्क अलग अलग है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट सिनेरियो में भी सभी बिजनेसेस खत्म नहीं हो जाएंगे। लोग फूड खरीदेंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, पावर यूज करेंगे, टेलीकॉम इस्तेमाल करेंगे, बिजनेसेस खुद को अडाप्ट करेंगे। कुछ कंपनीज इन्फ्लेशन पास थ्रू कर जाएंगी, कुछ फेल करेंगी और बर्बाद हो जाएंगी। इक्विटी का अर्थ केवल स्क्रीन पर टिकर नहीं है। इक्विटी प्रोडक्टिव बिजनेस में ओनरशिप है, लेकिन ओनरशिप की कीमत मैटर करती है। अगर आपने शानदार बिजनेस बहुत महंगे वैल्यूएशन पर खरीदा तो रिटर्न खराब हो सकता है। अगर आपने कमजोर बिजनेस सस्ते प्राइस पर खरीदा तो वो फिर भी कमजोर रह सकता है। इसलिए इक्विटी का सही केस है इकोनॉमिक ग्रोथ पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, डिविडेंड्स, इनोवेशन, इन्फ्लेशन पास थ्रू पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। लेकिन इक्विटी का रिस्क भी ज्यादा है। वैल्यूएशन कोलैप्स, बिजनेस फेलियर, वोलेटिलिटी, गवर्नेंस डाइल्यूशन और फोर्स सेलिंग। हार्ड असेट और प्रोडक्टिव असेट के रोल्स अलग हैं। गोल्ड आपका वेल्थ प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन बिजनेस वेल्थ क्रिएट कर सकता है, कैश अपॉर्चुनिटी देता है। बॉन्ड्स इनकम और स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इंश्योरेंस टेल रिस्क कवर करती है। सही स्ट्रैटेजी अक्सर या तो ये या वो जैसी नहीं होती, वो एक कॉम्बिनेशन होती है। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी मार्केट व्यू से नहीं, आपके लायबिलिटी से शुरू होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि हर फाइनेंशियल कंटेंट अक्सर असेट से शुरू होता है, स्टॉक खरीदें या गोल्ड। लेकिन पर्सनल फाइनेंस डिस्कशन आपकी लायबिलिटी से शुरू होना चाहिए। पहला सवाल यह नहीं है कि निफ्टी कहां जाएगा। पहला सवाल है आपको अगले 6 महीने, 3 साल और 10 साल में पैसा क्यों चाहिए। आपका पहला बकेट होना चाहिए सर्वाइवल मनी। 6 से 12 महीने का एसेंशियल एक्सपेंस, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, EMI बफर। यह फंड हाई वोलेटिलिटी असेट में नहीं होना चाहिए। न इक्विटी, न सिल्वर, न स्पेकुलेटिव गोल्ड ट्रेड। इसकी प्राथमिकता ROI नहीं, अवेलेबिलिटी है। दूसरा बकेट नियर टर्म गोल मनी। 2 से 5 वर्ष में एजुकेशन, हाउस डाउन पेमेंट, मैरिज या बिजनेस कैपिटल। इसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा बकेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ मनी, 10 वर्ष से अधिक का होराइजन। ये डाइवर्सिफाइड इक्विटीज, रिटायरमेंट असेट्स और दूसरे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स का एरिया हो सकता है। चौथा बकेट क्राइसिस हेज, गोल्ड जैसी एलोकेशन। इसका उद्देश्य हर ईयर हाईएस्ट रिटर्न लेना नहीं है, पोर्टफोलियो शॉक एब्जॉर्बर बनना है। यह किसी क्राइसिस में इमरजेंसी फंड का भी काम कर सकता है। पांचवा बकेट ऑप्शनल हाई रिस्क कैपिटल, सिल्वर, कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स, क्रिप्टो या थीमेटिक बेट्स। केवल वो पैसा जिसका मेजर ड्रॉडाउन आपकी जिंदगी नहीं बिगाड़ेगा। यही कारण है कि एक 25 वर्षीय सैलरीड व्यक्ति और एक 58 वर्षीय रिटायरीज के लिए
मार्केट गिरा है, बाई मोर, इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। डाउन मार्केट में डिसीजन फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? मार्केट गिरने पर तुरंत बाई या सेल करने की बजाय ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क अपनाइए। स्टेप 1, क्या इमरजेंसी फंड आपके पास अलग है? अगर नहीं तो डीप बाइंग आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2, डेट कितना है? क्रेडिट कार्ड डेट या हाई कॉस्ट लोन के साथ एग्रेसिव इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएशन नहीं, लिवरेज रिस्क है। स्टेप 3, क्या अगले 5 साल की लायबिलिटीज फंडेड हैं? अगर गोल पास है तो स्टॉक रिकवरी का इंतजार डेंजरस हो सकता है। स्टेप 4, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है कि नहीं? एक सेक्टर या स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेशन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मत कहिए। स्टेप 5, वैल्यूएशन क्या है? पीक से गिरावट वैल्यूएशन एनालिसिस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टेप 6, इनकम रिस्क बढ़ा है या घटा? रिसेशन में स्टॉक सस्ते हो सकते हैं, लेकिन आपकी जॉब भी उसी समय वल्नरेबल हो सकती है। स्टेप 7, क्या एलोकेशन पहले से तय थी? अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहती है इक्विटी 50% होनी चाहिए और गिरावट के बाद वो 42% रह गई, तो रीबैलेंसिंग लॉजिकल है, लेकिन इमोशनल डबलिंग अलग चीज है। रीबैलेंसिंग डिसिप्लिन है, ब्लाइंड डीप बाइंग स्पेकुलेशन हो सकती है। अंत में इतना ही कहूंगा कि पैसा आपका, जवाबदेही भी आपकी। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरते ही स्टॉक बेच दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी वेल्थ गोल्ड और सिल्वर में डाल दीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि किसी इन्फ्लुएंसर की सर्टेनिटी को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी मत बनाइए, क्योंकि उसका बिजनेस कंटेंट है, आपका बिजनेस आपकी सर्वाइवल है। वो अगले सप्ताह नैरेटिव बदल सकता है, आप अपनी रिटायरमेंट टाइमलाइन नहीं बदल सकते। वो कह सकता है मार्केट पल्स मैंने गलत पढ़ ली, लेकिन आपका खोया हुआ कैपिटल उसके अपॉलजी से वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो व्यक्ति हर मार्केट फॉल को ग्लोबल कोलैप्स बताकर केवल गोल्ड या सिल्वर बेच रहा है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को भी देखिए। फियर भी प्रोडक्ट बेचता है, ऑप्टिमिज्म और होप भी प्रोडक्ट बेचता है। ब्रोकर को ट्रांजैक्शन चाहिए, फंड प्लेटफॉर्म को असेट अंडर मैनेजमेंट चाहिए, गोल्ड डीलर को गोल्ड सेल चाहिए, इन्फ्लुएंसर को एंगेजमेंट चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए? सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, ग्रोथ और डिग्निटी। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेटजी 4 हेडलाइन से तय नहीं होगी। बाय द डिप, कैश इज स्ट्रेस, गोल्ड इज द ओनली मनी, ग्लोबल रीसेट हैज बिगन। आपकी स्ट्रेटजी तय होगी आपकी इनकम से, आपकी लायबिलिटीज से, आपकी एज से, आपकी जॉब सिक्योरिटी से, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी से, और सबसे जरूरी बात आपकी नींद से। क्योंकि जो पोर्टफोलियो आपको रात भर सोने नहीं देता, वो थ्योरेटिकली रिटर्न कितना भी अच्छा हो, आपके लिए सही पोर्टफोलियो नहीं है। मार्केट रिकवर कर सकता है, गोल्ड गिर सकता है, सिल्वर क्रैश कर सकता है, करेंसी कमजोर हो सकती है, बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी में सर्वाइवल का एक ही रास्ता है। किसी एक प्रेडिक्शन पर डिपेंडेंट मत रहिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, लिक्विडिटी रखिए, डेट लिमिटेड रखिए, रिस्क को समझिए। मार्केट एक्सपर्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जरूर पहचानिए, और एडवाइजर से यह मत पूछिए कि मार्केट कहां जाएगा। उससे पूछिए कि अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई तो मेरी जिंदगी सुरक्षित कैसे रहेगी। क्योंकि असली फाइनेंशियल प्लानिंग रिटर्न मैक्सिमाइजेशन नहीं है, असली फाइनेंशियल प्लानिंग है गलत साबित होने के बाद भी बर्बाद नहीं होना। शुक्रिया।